हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें, इस अध्याय में। इस पहला ये अध्याय 8वां है, गति अर्थात मोशन। ठीक है, तो हम मोशन के बारे में जानेंगे इस अध्याय में। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मोशन। सर्वप्रथम ये देखें कि मोशन है क्या, आखिर गति है क्या। ठीक है, तो मोशन, सबसे पहले मोशन हम उसे कहते हैं यदि कोई वस्तु है। सबसे पहले ये देखेंगे कि मोशन, जैसे कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, तो ब्रह्मांड में दो जो भी वस्तुएं होती हैं वे दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, पहली अवस्था होती है विरामावस्था और दूसरी अवस्था होती है गति अवस्था। ब्रह्मांड में कोई भी अणु हो, परमाणु हो, कण हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो दो अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। पहला होता है गति अवस्था और दूसरा होता है विरामावस्था। ठीक है, तो हम गति के बारे में जानेंगे। गति अवस्था क्या है, गति आखिर है क्या। गति वो होता है कि कोई भी वस्तु हो, वह यदि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो तो उसे हम कहेंगे गति अवस्था। ठीक है, कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या है इसमें दिया है। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। कह रहा है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था तथा कुछ वस्तुओं को गति अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएँ सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है। देखिए, इसमें दिया है मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह जो होता है ये सब गति में हो रहा है। मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, ये सब गति ही है। ठीक है, इसी प्रकार दिया है कि परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएँ सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी होता है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करे। ठीक है, इसमें दिया है कि जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे वही गति कहलाता है, लेकिन इसमें कुछ और दिया है। देखिए क्या दिया है, परिवर्तन करें। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। कह रहा है, अभी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण दिया है जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं अर्थात हम वो गति में रहेंगे लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हम उसे बता नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन हम इस तरह बता नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हवा को हम देख नहीं सकते और वह केवल हम उसे महसूस, जो हवा के कण होते हैं, वायु के जो कण होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, वो जाते हैं आते हैं, मतलब अपनी स्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं। और वो जो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं उसमें कुछ समय भी लगता है, तो हम कहेंगे कि हवा जो है गतिमान है। ठीक है, तो क्या है, उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों से करते हैं, उन उड़ने व पेड़ पौधों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटना के क्या कारण है। कह रहा है कि सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन जो हो रहा है ये उनके क्या कारण हैं। क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है। कह रहा है क्या यह पृथ्वी की गति के कारण हो सकता है, जो मौसम का परिवर्तन होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, क्या यह पृथ्वी के गति के कारण है। यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते। यदि कह रहा है ये सही है कि पृथ्वी के गति के कारण ही ये सारे मौसम परिवर्तन, उसके बाद फिर सूर्यास्त हो रहे हैं, तो हम इसका पता क्यों नहीं, प्रत्यक्ष रूप से पता क्यों नहीं लगा पाते। फिर आगे दिया है, किसी वस्तु के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर भी हो सकती है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए लिखा है, गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। यदि बस में कोई यात्री यात्रा कर रहा है तो
उस बस के किनारे की जो भी पेड़ पौधे आएंगे वे उससे गतिमान लगेंगे। वास्तव में वो स्थिर हैं, लेकिन वो बस गतिमान है और उस बस में बैठा हुआ यात्री भी स्थिर है, इसलिए उसे ऐसा ही प्रतीत होगा कि वे पेड़ पौधे गतिमान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, वो स्थिर है, वो खुद गतिमान है बस के द्वारा, इसलिए उसे लग रहा है। ठीक है, ऐसा देखते हैं आगे। फिर देखते हैं, गतिमान प्रतीत होते हैं जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के सभी यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। बस के किनारे कोई आदमी खड़ा है, वो देखता है कि बस में बैठे हुए सभी यात्री गतिमान हैं, क्योंकि वह बस स्वयं गतिमान है और वह आदमी बस के किनारे जो खड़ा है वह स्थिर है, इसलिए जो गतिमान मतलब बस जो गतिमान है उसमें बैठे हुए यात्री भी गतिमान उसे लग रहे हैं। फिर आगे देखिए, यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथ यात्रियों को विरामावस्था में पाता है, यह अवलोकन क्या संकेत करते हैं। तो कह रहा है कि यह अवलोकन जो है, उसमें बैठा हुआ यात्री जो है, बस में बैठा हुआ यात्री वो सभी को अपने साथ बैठे हुए सभी यात्रियों को वे क्या पा रहा है, स्थिर ही पा रहा है। ठीक है, गति में नहीं पा रहा है। तो ये अवलोकन क्या संकेत देते हैं, देखिए क्या लिखा है। बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हैं। कह रहा है बहुत सी गतियाँ बहुत जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं, जैसे कोई कार है वह सीधी सड़क पे चल रहा है तो क्या होगा, सीधी रेखा में चल रहा है तो ये होगा सीधी रेखा में गति, तो इसे कहते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखा में जो गति करे उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी, तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गति करती हैं, वृत्तीय पथ पर गतिमान होते हैं तो उन्हें कहते हैं वृत्तीय गति। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। तो घूर्णन क्या होता है, घूर्णन का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर ही गति करे। ठीक है, अपने अक्ष पर गति करे तो वह घूर्णन गति कहलाता है। एवं कुछ कंपन करती हैं तो कुछ कंपन भी करती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी स्थिति हो सकती है जिनमें ये क्रियाएं साथ साथ हो सकती हैं। ये क्रियाएं साथ साथ तब हो सकती हैं जैसे पृथ्वी, इसका एक उदाहरण है कि पृथ्वी घूर्णन के साथ साथ वृत्तीय गति भी करता है। वृत्तीय गति का मतलब एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करना, ये वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गति करता है और साथ साथ वह वृत्तीय गति भी करता है। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर वह पृथ्वी गति करता है। ठीक है, ऐसे भी स्थिति हो सकती है जिनमें ये क्रियाएं साथ साथ होती हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप देखते हैं। 8.1, आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, चर्चा करें। तो कह रहा है कि आपकी कक्षा की जो दीवार है वो विरामावस्था में है या फिर गति अवस्था में। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि विरामावस्था में वे होते हैं जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें विरामावस्था कहते हैं। और गति अवस्था उसे कहते हैं जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे। तो वह दीवार, जो कक्षा की दीवार है, वह विरामावस्था में ही कहलाएगी, क्योंकि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है। क्रियाकलाप दूसरा, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। तो कह रहा है कि कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं और वह गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में विरामावस्था में होती है। ऐसा तब होता है यदि दो रेलगाड़ियाँ दो पटरियों पे उस सीध में हों और एक रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हुए हो स्थिर हो और दूसरी चल रही हो, तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये जिसमें आप बैठे हुए वो रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, ऐसा तब होता है। फिर अगले लेक्चर में और देखते हैं।